चलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये लोग एशियंट गुरेलम माउंटेन में पहुंचते हैं और मिस ओनर सावन को लेकर एक सीक्रेट जगह पर लेकर चली जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि एशियंट गुरेलम में मेन सिटी को दिखाया जाता है। सावन की टीम इस जगह पर उस सेरेमनी को देखने के लिए आई है जिसके बारे में मिस ओनर ने उससे बताया था, गुरेलम की एडल्ट ब्लड सेरेमनी। सावन अपने दोस्तों के साथ आराम से उस एरिना में एंटर करने के लिए बढ़ता है जहाँ पर सेरेमनी होने वाली होती है, लेकिन तभी गुरेलम के गार्ड सावन को रोक देते हैं। और अब ये यहाँ पर ये चीज होता है तो सावन और उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं और जियान ताउजी भी कहने लगते हैं कि सावन, तुम ये बात जानते हो ना कि ये एशियन ट्राइब इस चीज को करने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। ये तो उन लोगों की दिल की ख्वाहिश थी, ये कोई अनएक्सपेक्टेड वाली बात नहीं है। लेकिन तभी आसमान में एक घोड़े की आवाज आती है और फिर हम लोग मिस ओनर को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत से यूनिकॉर्न पर बैठकर सावन के पास आ जाती हैं। मिस ओनर सावन के पास आते ही गार्ड को कमांड देती हैं कि इन लोगों को अंदर जाने दो। गार्ड जो कि मिस ओनर की रेपुटेशन को जानते थे, वो मिस ओनर की बात को सुनकर घबराने लगते हैं। स्पीयर को वो लोग हटाने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से एक एल्डर की आवाज आती है, मिस इन लोगों पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन्होंने कोई भी गलती नहीं की है, ये तो बस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। रूल्स ये है कि हमारे इस गुरेलम के एडल्ट ब्लड सेरेमनी में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आ सकता जिसको हमारा गुरेलम स्पेशली इनवाइट ना किया हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर ये लोग यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते। मिस ओनर गुस्सा होते हुए कहती हैं, पर ये लोग मेरे दोस्त हैं। दूसरा एल्डर कहता है कि मिस बात को समझिए, भले ही ये आपके दोस्त हैं, पर इससे भी ये इस सेरेमनी में एंटर करने के लिए क्वालिफाई नहीं करते। मिस ओनर जब ये बात सुनती हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर रही होती हैं ताकि वो इन दोनों एल्डर को सबक सिखाएं। लेकिन तभी आसमान में हलचल होती है और एक बोल्ड आवाज वहाँ पर गूंजती है और वो आवाज कहती है कि तुम लोग ये किस तरह की तुम लोग ग्रेट प्रेस्टीज दिखा रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं आसमान में पूरा नजारा बदल जाता है। एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी आसमान में इवॉल्व होती है और तूफान बनने लगता है। और अगले ही पल उस तूफान से एक एनर्जी जमीन पर स्ट्राइक करती है और पूरी जगह पर बिजली दौड़ने लगती है। ये जो दो एल्डर हैं वो इस एनर्जी के प्रेशर से पीछे हटने लगते हैं। अगले ही पल एक पर्सन उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इन दोनों एल्डर को डांटने लगता है और कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए मेरे तियानान एकेडमी को बुली कर सकते हो। दोनों ही एल्डर उस आदमी को घबराते हुए देखते हैं और फिर शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि मांगतियांग जी, इस पर्सन की एनर्जी बांगसंग लेवल पर थी, इसी वजह से सभी लोग इससे घबरा रहे थे। और फिर हम लोग सावन को देखते हैं जो कि इस पर्सन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। एक तो इस पर्सन ने जियानान एकेडमी का नाम ले लिया। सावन इसको पहचानता है कि ये तो वही पर्सन है जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में लाइटनिंग वॉइड के अंदर सावन को एक खतरनाक बीस्ट के पास फंसा दिया था। सावन शॉक्ड होकर कहता है, ये तो तुम हो। मिस्टर मांगतियांग कहते हैं, बच्चे कुछ तो इज्जत रखो, मैं तुम्हारे इंडियन कोर्ट यार्ड का डीन हूँ, मुझे मिस्टर मांग कहो। सावन कहता है कि डीन, तो क्या आप ही उस इनर कोर्ट यार्ड के डीन हैं जिसके बारे में एल्डर सुकन कहते रहते थे। और जब ये बात क्लैरिफाई होती है तो सावन और मिस ओनर जो कि दोनों ही इनर कोर्ट यार्ड के डिसाइबल हैं, वो डीन मांगतियांग जी को झुककर ग्रीट करते हैं। और मिस्टर मांग जब मिस ओनर को देखते हैं और वो सावन और मिस ओनर के बीच के रिलेशन को जानते हैं और मिस ओनर की रेपुटेशन को इस गुकलैंड में समझते हैं, इसलिए फिर इन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तब भी मैं सोचूं कि ये एशियन गुड ट्राइब तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। लेकिन फिर मिस्टर मांग इन दोनों एल्डर को इग्नोर करते हुए एक एम्प्टी स्पेस पर फोकस करते हुए कहते हैं कि ओल्ड डीमन इंसान, कि क्या तुम ये सारी चीजें देख रहे हो? क्या तुम ये सब चीजें देखते हुए भी चुप रहकर इन लोगों को बढ़ावा दोगे कि इस गुरेलम की रेपुटेशन ऐसी हो गई है? और जिसके बाद हमें उस ओल्ड डीमन इंसान को दिखाया जाता है। ये इस गुरेलम के फर्स्ट एल्डर थे और देखने से समझ में आ रहा था कि एटलीस्ट दाउसेंग लेवल पर हैं। मिस्टर मांग की बात सुनते ही एल्डर सांग अपने दोनों एल्डर से कहते हैं कि गुचियान, गुसु, वहाँ पर तमाशा मत करो, पीछे हट जाओ, क्योंकि अब फर्स्ट एल्डर ने ही कह दिया था तो कोई भी उन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं करता। और फिर डीन मांगतियांग के साथ सावन और उसका ग्रुप बड़े आराम से एरिना में एंटर करने लगते हैं। सावन और उसका ग्रुप एक प्लेस को सिक्योर करते हैं और फिर इसके बाद सावन पूरे एरिना को देखने लगता है। मिस ओनर सावन को एक्सप्लेन करती हैं कि ये एडल्ट ब्लड सेरेमनी है जो कि गुरेलम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर कुछ साल में होता है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी एशियन क्लैन के लोग आए हैं वो लोग एशियन टॉम में एंटर करते हैं। और क्योंकि आप भी एक एशियन क्लैन में से बिलोंग करते हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। पर इस एडल्ट ब्लड सेरेमनी में जो रूल है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग यहाँ पर प्रेजेंट किसी को चैलेंज कर सकते हैं, इससे मुझे लगता है कि आपके दुश्मन इसका एडवांटेज ले सकते हैं। मिस्टर मांगतियांग कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर सावन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले उन लोगों को मुझसे
सामना करना होगा। पर जितना कि मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो कोई भी वहाँ से हमारे लिए कोई हमारा हार्ड टाइम क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। आखिर तुम लोग मेरे जियानान अकेडमी के स्टूडेंट हो, वो लोग तुम्हें ऐसे ही बुली नहीं कर सकते। मांग त्यागची को बात को सुनकर सावन और मिस ओनर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर दोनों ही यंग मांग को ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी सावन को एक खतरनाक एनर्जी अचानक से फील होती है। सावन तुरंत ही उस ओर देखता है। एक पर्सन सावन के लिए एक क्लीन इंटेंट जनरेट कर रहा था। सावन को ये चीज फील हो जाती है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि पहली बार सावन के ऊपर छुपकर अटैक किया था जब मिस ओनर सावन को लेकर उस व्हाइट प्लेस पर लेकर जा रही थी। सभी लोग फिर उस पर्सन की ओर देखने लगते हैं। ये इस गू रेलम के ब्लैक समर आर्मी का 4 जनरल में से एक है। इसका कल्टीवेशन लेवल 1000 के 8 स्टार लेवल पर है और इसीलिए सभी लोग इसको एशियन डीमन कहकर बुलाते हैं। ये मिस ओनर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और मिस ओनर सावन को पसंद करती हैं, इसीलिए ये सावन को मारना चाहता है। मिस ओनर सावन को उसके बारे में बताती हैं, जिसके बाद फिर मिस्टर मांग कहते हैं कि सावन, मैं देख सकता हूँ कि ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है, पर किसी भी तरह अगर तुम्हारी इससे फाइट होती है तो अगर तुम इसके 100 राउंड को सहलोगे तो फिर तुम तो इसे अनडिफीटेड कहलाओगे और फिर क्लैन के लोग भी कुछ नहीं कहेंगे और मैं भी सामने आ जाऊंगा और आगे की फाइट नहीं होने दूंगा और फिर गू रेलम भी इसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा। पर सावन सोचने लगता है कि 100 राउंड्स, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है और वो मुस्कुराता है पर सावन के इरादे कुछ और थे। पर तभी इस जगह पर फिर से माहौल बदलता है और फिर सेरेमनी स्टार्ट होती है। एल्डर की आवाज गूंजती है कि वो समय आ गया है कि ये इसकी अभी एशियन गू रेलम का एडल्ट सेरेमनी शुरू हो। एंडर सान अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और फिर अरीना से एक पोर्टल के जरिए एक बहुत बड़ा डिवाइस हवा में अपीयर होता है। ये गू रेलम का एशियन डिवाइस है जिसको गू रेलम के दाऊदी ने अपने हाथों से क्रिएट किया है, जिससे गू रेलम के किसी भी पर्सन के ब्लड की क्वालिटी को नापा जा सकता है कि किसके अंदर कितना ज्यादा अमाउंट में दाऊदी ब्लड लाइन है और वो कितना ज्यादा प्योर है। जो सेकंड एल्डर है वो फिर एक स्क्रॉल को निकालते हैं और फिर इस बार के गू रेलम के यंगर जनरेशन का लिस्ट निकालते हुए पहले पर्सन को कॉल करते हैं। पहला पर्सन ब्लैक समर आर्मी का द 7th कमांडर लिंक वांग था। इस एडल्ट सेरेमनी में कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। यहाँ पर आने के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट दाऊदी ब्लड क्वालिटी में 4 स्टार पर अप्लाई करना होगा। जिसके बाद लिंक वांग आता है और अपने ब्लड का एक ड्रॉप उस डिवाइस के अंदर डालता है। जैसे ही लिंक वांग ब्लड को उसमें डालता है, डिवाइस चमकने लगता है। इसकी क्वालिटी चेक होती है। इसके बाद हम लोग इस डिवाइस में 6 क्रिस्टल को ग्लो होता हुआ देखते हैं। सावन ये देखकर कहने लगता है तो लिंक वांग की ब्लड की क्वालिटी 6 स्टार पर है। मिस ओनर सावन को बताने लगती हैं अगर लिंक वांग की ब्लड की क्वालिटी 6 स्टार पर है तो लिंक वांग के ब्लड लाइन को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। पर ये ब्लड लाइन में रैंकिंग 10 स्टार तक होती है। और फिर इसके बाद एल्डर का फिर से अनाउंसमेंट होता है और वो कहते हैं कि लिंक वांग ब्लैक समर आर्मी का 7th कमांडर 1 स्टार 1000 इस क्लैन की ओर से 6 स्टार ब्लड लाइन को कैरी करता है। 6 स्टार ब्लड लाइन कैरी करने गोल्डन क्लैन टैटू से अवार्ड किया जाएगा। एल्डर सांग फिर एक डिवाइन पेन निकालते हैं और हवा में कुछ मार्क बनाते हैं। मिस ओनर सावन को पीछे से एक्सप्लेन कर रही होती हैं कि जितनी हाई क्वालिटी का ब्लड होगा उतने लेवल का क्लैन मार्क उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। क्लैन मार्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होता है जिसको फाइट के दौरान वो पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। क्लैन मार्क के भी लेवल होते हैं। इस ग्रेड की ब्लड लाइन के लिए गोल्ड क्लैन मार्क और 7 क्लैन के ब्लड लाइन के लिए पर्पल गोल्ड मार्क, 8 क्लैन की ब्लड लाइन के लिए पर्पल गोल्ड ब्राइटनेस में बहुत ज्यादा मार्क। और ये ब्लड मार्क अभी तक सिर्फ मिस ओनर को अवार्ड किया गया है जिसकी ब्लड की क्वालिटी 9th या 10th लेवल पर होती है, उसे रेनबो गोल्ड ब्लड मार्क दिया जाता है। मिस ओनर सावन को ये सारी बातें बता रही होती हैं और सेरेमनी हो रही थी। अलग अलग लोगों को बुलाकर क्लैन टैटू दिया जा रहा था। सावन ये सारी बातें सुनकर फिर कहने लगता है तब तो मिस ओनर तुम्हारा ब्लड मार्क रेनबो गोल्ड कलर में होगा क्योंकि तुम ब्लड लाइन में 10th स्टार पर अप्लाई करती होगी। मिस ओनर कहती है कि सावन, मेरे पास भी पर्पल गोल्ड का कलर ब्लड लाइन है। मैंने बहुत समय से टेस्ट नहीं करा है। क्या पता अगर मैं इस बार टेस्ट करूं तो मेरा ब्लड लाइन 10th ग्रेड पर निकले। पर 10th ग्रेड पर होना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है क्योंकि एक बहुत ही डिवाइन ब्लड लाइन बन जाता है। इस तरह से सभी डिसाइपल आते हैं। लिंसी जो कि 3rd कमांडर है उसे गोल्ड क्लैन ब्लड मार्क मिलता है पर वो लिंक वांग से ज्यादा चमकदार होता है। जिसके बाद 1st कमांडर आता है और उसे 7 स्टार का ब्लड मार्क देता है जिससे उसका मार्क पर्पल गोल्ड मार्क में चमकता है। पर इसके बाद बारी थी उस एशियन डीमन की और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावन अपने दोस्तों के साथ गू रेलम के एडल्ट ब्लड सेरेमनी में एंटर करता है। एंट्रेंस पर थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है, जहां पर सावन की मुलाकात उसके इनर कोर्ट यार्ड के डीन होती है। सावन के इस गू रेलम की सेरेमनी से बहुत कुछ मालूम पड़ता है, पर अब बारी है इस सेरेमनी में उस एशियन घोस्ट को आने की। और अब हम देखते हैं एशियन घोस्ट एल्डर्स के बुलाने पर उस जगह पर आता है और अपना ब्लड टेस्ट करता है। इस एशियन घोस्ट का असली नाम गू याओ है और गू याओ उस जगह पर अपने फ्यूरियस ब्लड एनर्जी को समन करता है। ब्लड एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगती है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद गू याओ की ब्लड डिवाइस के अंदर एंटर करती है। अब क्योंकि ये 1000 के 8 स्टार लेवल पर है, इसलिए ये काफी ज्यादा फैंसी मूव को दिखा रहा था। फिर डिवाइस से ब्लड चेक होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको देखकर तो सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर निकलने वाली ब्लड एनर्जी प्योर गोल्ड कलर की थी। जिसके बाद ब्लड एनर्जी क्रिस्टल में एंटर करती है और हम देखते हैं कि डिवाइस में प्रेजेंट उस जगह पर एक साथ 8 क्रिस्टल एक ही बार में हवा में फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि गू याओ ने अपनी दाऊदी ब्लड लाइन को प्योरिटी में ग्रेड 8 लेवल हासिल कर लिया है। वैसे ही लोग एक दूसरे में बातें करने लगते हैं कि जनरल गू याओ जैसे इनकी रेपुटेशन है, ये वैसे ही उस रेपुटेशन में खड़े हुए हैं। इन्होंने ब्लड प्योरिटी में 8 ग्रेड हासिल किया है, जो कि मिस ओनर की ब्लड प्योरिटी ग्रेड को मैच करता है। और इस 8 ग्रेड ब्लड की खास बात ये है कि जिसके पास भी इस क्वालिटी का ब्लड रहता है, वो फिर दाओसेंग लेवल पर एंटर कर जाएगा और उसके सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि दाओसेंग लेवल कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसमें कोई भी ऐसे एंटर कर ले। दाओसेंग और बांगसेंग में एक बहुत बड़ा गैप होता है। इसी वजह से इस क्वालिटी का ब्लड होना के बावजूद भी बस उस लेवल में एंटर करने के चांसेस ही होते हैं। अब एल्डर जो ये बात कह रहे थे, उस पे कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि हमारी मिस ओनर ने बहुत समय से अपना ब्लड टेस्ट नहीं करा है। एशियन डीमन ने जो भी रिजल्ट पाया है, अगर मिस दोबारा अपना ब्लड टेस्ट करती हैं, तो जरूर ही वो इस 8 ग्रेड को पार कर देंगी। जिसके बाद फिर हमें मिस ओनर को दिखाया जाता है, जो कि सावन से एकदम से वॉइस में कहने लगती हैं कि सावन, इसने अपने ब्लड लाइन का 8 लेवल हासिल कर लिया है। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ पहले से और ज्यादा बढ़ गई होगी। गू याओ भी अपनी इस अचीवमेंट से काफी ज्यादा खुश था। वो स्माइल कर रहा था, उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहे थे। जिसके बाद फिर हमें सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अनाउंस करते हैं कि गू याओ ब्लैक समर्ड आर्मी के 4 जनरल में से एक जनरल, जो कि 1000 के 8 स्टार लेवल पर हैं, अपने ब्लड लाइन से पर्पल गोल्ड बार हासिल किए हैं। जिसके बाद फिर हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं, जो कि एक पर्पल पेन समन करते हैं और उस पर्पल पेन से एक सिंबल को बनाते हैं और वो टैटू गू याओ की बॉडी में एंटर करता है। और अब जो ये टैटू पिछले टैटू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट एल्डर जब पेन को ही समन कर रहे थे, उससे ही काफी डिवाइन एनर्जी निकल रही थी। और जैसे ही टैटू गू याओ की बॉडी में एंटर करता है, तो गू याओ की बॉडी से जो एनर्जी निकलती है, उससे समझ में आता है कि गू याओ की पावर में काफी ज्यादा इनहेंसमेंट हो गया है। जिसके बाद अब थर्ड एल्डर कहते हैं, तो इस तरह से गू क्लैन का एडल्ट ब्लड सेरेमनी खत्म होता है। आगे एल्डर कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी गू याओ बीच में उनको टोकते हुए कहता है, पर एल्डर, हमारे एडल्ट ब्लड सेरेमनी की कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी को चैलेंज कर सकता हूँ, है ना। गू याओ जैसे ही ये बात कहता है, फर्स्ट एल्डर एकदम से समझ जाते हैं कि गू याओ क्या कहना चाहता है। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि गू याओ, हाँ तुम चैलेंज कर सकते हो, पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना बिल्कुल दूसरे पार्टी की कंसेंट पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, तभी ये फाइट होगी। ये रूल तभी एग्जिस्ट करता है जब मेंबर दूसरे क्लैन से हो, वरना अगर गू रेलम की बात हो तो ये किसी को भी चैलेंज कर सकता है और उस पर्सन को वो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। पर यहाँ तो बात सावन की हो रही थी, इसलिए हम लोग गू याओ को देखते हैं, जो कि अगले ही पल सावन की ओर उंगली करते हुए कहता है कि सावन, कि क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट करो, क्योंकि यहाँ पर गू याओ 1000 के 8 स्टार पर है और सावन 1000 के 5 स्टार पर है। इसी वजह से अगर सावन गू याओ से जबरदस्ती फाइट भी करता है, तो उसमें गू याओ की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। पर अगर सावन गू याओ से खुद से फाइट करना चाहेगा, तो गू याओ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सावन को हराकर फिर एक ग्लोरी हासिल करेगा और फिर अपना बदला भी ले लेगा। इसी मोटिव को पाने के लिए गू याओ सावन को उकसा रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे साउक्लैन में हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे फाइट करे। पर ये चीज देखते ही मिस ओनर तुरंत ही बात को समझ जाती हैं। वो गुस्सा होते हुए कहती हैं कि गू याओ, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। पर गू याओ मिस ओनर से नहीं बहस करना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था, इसलिए वो फिर से ही सावन को टारगेट करता है और फिर हंसने लगता है। कहता
कहता है कि साउएन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये फाइट नहीं करना चाहोगे। क्यों नहीं करना चाहते हो? मैं ये अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पास इस फाइट को रिफ्यूज करने का पूरा अधिकार है। फिर वो कुछ और घटिया कहने वाला था, पर मिस सोनर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती है। गु याओ साउएन के क्लैन को टारगेट करने लगता है। वो उसके पूरे क्लैन की बेइज्जती करना चाहता था ताकि साउएन ऑफेंड होकर गु याओ को चैलेंज करे, पर मिस सोनर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती है। वो खुद ही गु याओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी साउएन मिस सोनर को रोकता है। मिस सोनर घबरा जाती है कि कहीं साउएन गु याओ के झांसे में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि साउएन 1000 के 5 स्टार लेवल पर है और गु याओ 1000 के 8 स्टार लेवल पर है। और गु याओ गु क्लैन से है, जिसके पास बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक है। और अभी अभी गु याओ को गु रेलम का स्पेशल टैटू मिला है, जिससे गु याओ की पावर और ज्यादा बढ़ गई है। पर साउएन कहने लगता है कि मिस सोनर, तुम चिंता मत करो, ये बस एक कंपटीशन है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस फेस करने होंगे। आज तुम्हारे क्लैन का एडल्ट ब्लड सेरेमनी है। इस छोटी सी बात के लिए मैं सभी का मूड ड्रिवन नहीं करना चाहता, मिस सोनर कहने लगती है। पर साउएन कहने लगता है कि मिस सोनर, तुम चिंता मत करो, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे भी बात अब मेरे क्लैन के ऊपर आ गई है, तो इससे फाइट करके मुझे भी सभी को दिखाना होगा कि मेरा साउ क्लैन किसी से कम नहीं है। मिस सोनर भी तब बात को समझती है और कहती है, ठीक है साउएन, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, पर ज्यादा पुश मत करिएगा और संभल कर। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर ये लोग यहाँ से गु रेलम के उस सीक्रेट माउंटेन पर चले जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों की फाइट ऑर्गेनाइज करी गई है। दोनों ही वॉरियर एक दूसरे के आमने सामने हैं। पावर में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। पर इसके बाद हम साउएन को देखते हैं, जो गु याओ को देखते हुए एक बोल्ड आवाज में कहता है कि साउ क्लैन से कि साउएन गु क्लैन के गु याओ के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कहते हुए अपने 1000 पावर को एक्टिवेट करता है। साउएन को फाइट के लिए रेडी होने के बाद गु याओ बड़ा खुश होता है। वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और फिर कहता है कि साउएन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले ही पल गु याओ अपना कदम बढ़ाता है और आसमान पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। गु याओ साउएन के ऊपर बिजली की तेजी से कूदता है और एक जोरदार पंच से साउएन के ऊपर अटैक करता है। हम लोग साउएन को देखते हैं, जो कि खुद भी एक पंच लेता है और गु याओ के अटैक पर काउंटर अटैक करता है। दोनों के ही अटैक टकराते हैं और गु याओ का अटैक जितना और वो साउएन को दूर हटा देता है। पर अगले ही पल साउएन 3000 लाइटनेट मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो गु याओ के पास पहुंचता है और किक से हमला करता है। साउएन की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा हो गई है कि किक चलाने पर भी यहाँ पर आसमान में भी क्रैक आ रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर पहली बार अपने हीरो की 1000 बैटल को देखते हैं। साउएन की यहाँ पर पिंक रेड एनर्जी और गु याओ की ग्रीन एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है और आसमान में बड़े बड़े क्रैक जनरेट हो रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर बहुत खतरनाक अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर बात बस कल्टीवेशन पर नहीं आती, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से साउएन ने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके गु याओ के अटैक से बच रहा है और फिर काउंटर अटैक भी कर रहा है। पर दोनों ही वॉरियर इतने ज्यादा कैपेबल हैं और इतने ज्यादा अच्छे हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भयंकर फाइट हो रही है कि अंदाजा लगाना कि कौन जीत पाएगा ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पर साउएन एक डिसएडवांटेज की कंडीशन में है, क्योंकि गु याओ की कल्टीवेशन साउएन से बहुत ज्यादा है और 1000 लेवल पर हर एक स्टार का गैप बहुत ज्यादा होता है। पर साउएन के पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसकी वजह से साउएन इस गैप्स को फिल कर सकता है। बहुत देर फिजिकल फाइट करने के बाद अब स्पेशल टेक्निक फाइट शुरू होती है। हम लोग गु याओ को देखते हैं, जो कि गु रेलम के गॉड सीड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। पर हम लोग यहाँ पर पहली बार देखते हैं जब गु याओ एक नहीं मल्टीपल गॉड सीड टेक्निक को एक साथ ही क्रिएट कर देता है। एक ही साथ बहुत सारे पाम अटैक साउएन की तरफ आते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर अटैक का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से साउएन अपने पंच को ही लेकर उन अटैक के ऊपर टूट पड़ता है। साउएन की 1000 की 5 स्टार पावर और गॉड सीड टेक्निक से उसका एक्सपीरियंसेस साउएन एक एक करके बहुत सारे गॉड सीड टेक्निक को खत्म कर देता है। इस खतरनाक एबिलिटी को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इवन हम लोग डीन मांगथियांग को देखते हैं, जो कि साउएन से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं कि जैसा इसके बारे में रूमर सुना हुआ था, वाकई में ये लड़का उतना ज्यादा काबिल है। यहाँ पर गॉड सीड टेक्निक की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और हम देखते हैं साउएन भी अपने नेक्स्ट मूव का इस्तेमाल करता है, बर्निंग फ्लेम वैली की स्पेशल टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। और जैसे ही साउएन इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसकी 1000 की 5 स्टार की एबिलिटी बढ़ते हुए 1000 के 8 स्टार लेवल पर पहुंच जाती है। साउएन फिर अटैक करता है और उसकी एनर्जी से वो गॉड सीड टेक्निक का मल्टीपल फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको देखकर गु याओ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट के साथ साउएन की ओर बढ़ने लगता है। और साउएन ये देखते हुए अपने स्वन रोलर को समन करता है और दोनों एक और इंटेंस बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो
हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गु याओ एडल्ट ब्लड सेरेमनी में अपने ब्लड को टेस्ट करता है, जिसके बाद उसकी ब्लड की प्योरिटी लेवल 8 होती है। सेरेमनी खत्म होने वाली थी, लेकिन तब गु याओ मौका पाते ही साओवेन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। मिस सोनर ये चीज देखकर गुस्सा होती है, पर गु याओ ने साओवेन के क्लैन की बेइज्जती की थी, इसलिए साओवेन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। इन लोगों के बीच में एक भयंकर फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें दोनों ही अपने दाव स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन स्ट्रीम फाइट तब स्टार्ट होती है जब साओवेन अपने 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को यूज करता है। तो फिर अब हम देखते हैं साओवेन के स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के बाद साओवेन स्वान रोलर को समन करता है, और उसी वक्त गु याओ साओवेन के ऊपर एक और अटैक लेकर आ जाता है। साओवेन स्वान रोलर का इस्तेमाल करते हुए उस पर स्प्लिटिंग सुनामी अटैक करता है, और हम देखते हैं कि साओवेन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को गु याओ उस तक पहुँचने के बाद अपने 2 उंगलियों से रोक देता है। साओवेन 1000 के 5 स्टार लेवल पर है, इस वजह से उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स आते हैं। पर गु याओ के बस हाथ की ताकत से साओवेन का ये अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऊपर से गु याओ साओवेन को चिढ़ाता है कि तुम्हारी ये बचकानी टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं आएगी। गु याओ वापस से साओवेन की ओर बढ़ जाता है ताकि वो साओवेन को मार सके, लेकिन तभी साओवेन अपना नेक्स्ट टेक्निक को इस्तेमाल करता है, कुछ खतरनाक हैंड साइंस करता है और अर्थ के अंदर के मैग्मा को टारगेट करता है। साओवेन की बॉडी फ्लेम की लपटों से घिर जाती है, और फिर उसके बाद हम जमीन को क्रैक होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक जमीन को फाड़ते हुए गु याओ के हिट करता है। वो टर्नेडो गु याओ को अपने अंदर फंसा लेता है, और एक बहुत इनॉर्मल सीड इस जगह पर फैल जाती है। साओवेन का ये अटैक साओवेन को कभी भी धोखा नहीं देता था, हमेशा ही उसके अपोनेंट को मार देता था, इसलिए वो कॉन्फिडेंट था। और जब साओवेन के दोस्त ये चीज देखते हैं, वो लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं कि आखिर साओवेन ने गु याओ को हरा दिया। पर मिस सोनर को कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। साओवेन का ये मैग्मा टॉर्नेडो बहुत ही ज्यादा जल रहा था, अचानक से उसकी हीट की लपटें बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, और इस पूरी जगह में एक ठंडक फैल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो मैग्मा का टॉर्नेडो आइस के एक खतरनाक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो खतरनाक स्ट्रक्चर क्रैक होता है, और एक धमाके की आवाज के साथ और इस पूरी जगह में टूटकर बिखर जाता है। साओवेन के ऊपर ये अटैक था। साओवेन पीछे हटता है, पर अपने आप को संभालते हुए जब आगे देखता है, अपने सामने का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि गु याओ बिल्कुल ही सही सलामत खड़ा था, पर एक और नया फॉर्म करके साओवेन की ओर आ रहा होता है। ये गु याओ का किंग स्पीयर अटैक था। गु याओ अपने वेपन को लेकर हवा में चल रहा है, और हवा में ही इस वेपन से बड़े बड़े क्रैक आ जा रहे हैं। इससे हम समझते हैं कि 1000 के 8 स्टार लेवल के पर्सन की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। जिसके बाद गु याओ अपनी स्पीयर को बड़े स्टाइल में घुमाता है और झटकता है, और बड़े बड़े क्रैक्स को ला देता है, और फिर कहता है कि बच्चे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यंगन जनरेशन में पीक स्ट्रेंथ क्या होती है। गु याओ जो कि अपने किंग स्पीयर में बहुत सारी एनर्जी को जमा करने लगता है। यहाँ पर गु याओ की पर्पल एनर्जी पूरी जगह में फैल जाती है, वो इस जगह को घेर लेती है। साओवेन भी ये नजारा देखकर पूरा शॉक था, थोड़ा सा टेंशन में था, क्योंकि साओवेन को भी नहीं समझ आ रहा था कि वो इससे कैसे डील करे। फिर देखते ही देखते हम गु याओ के पीछे एक फॉर्मेशन को बनता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर हमें बड़े बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई देते हैं। गु याओ की इस टेक्निक का नाम 10,000 टेक्निक स्पीयर बीस्ट था। इससे बहुत खतरनाक मर्डरर इंटेंट फील होता है। साओवेन भी देखता है, और वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कितनी खतरनाक मर्डरर इंटेंट है। लेकिन फिर हम लोग गु याओ को देखते हैं, जो कि फिर साओवेन को देखता है, और फिर जोर से चिल्लाता है कि 10,000 स्पीयर बीस्ट टेक्निक बीस्ट किंग रॉर स्पिरिचुअल क्रिस्टल बीस्ट साओवेन के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। साओवेन भागता है, बीस्ट साओवेन के ऊपर अटैक करते हैं। किन्हीं बीस्ट से साओवेन बचता है और किन्हीं बीस्ट को मारता है, क्योंकि ये बीस्ट आइस क्रिस्टल से बने हुए हैं। इस वजह से वो साओवेन के स्वान रोलर से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। पर अब साओवेन को इन बीस्ट से लड़ते हुए गु याओ को भी निपटाना था। गु याओ साओवेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, और उसके ऊपर स्नेक बीस्ट को छोड़ देता है। स्नेक बीस्ट साओवेन को चबाता है, पर उसके मुंह को साओवेन रोक देता है। बीस्ट उसको उड़ाते हुए लेकर जाता है। साओवेन किसी तरह से उस स्नेक बीस्ट से बचता है, तो एक दूसरा बीस्ट वहाँ पर अपीयर होता है। ये एक मंकी बीस्ट था। इसको गु याओ साओवेन के ऊपर अटैक करवा देता है। अटैक बहुत ज्यादा अचानक हुआ था, इस वजह से साओवेन इससे संभल नहीं पाता, और वो अपने स्वान रोलर से उस अटैक को ब्लॉक करता है। पर अटैक इतना ज्यादा तेज था, इस वजह से वो साओवेन के डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ता है, और साओवेन को डायरेक्ट हिट करता है, जिससे साओवेन एक बहुत तेज पेन फील करता है, और मुंह से खून की उल्टी भी होने लगती है। साओवेन सीधा जाकर पहाड़ से टकराता है। एक जोर की धमाके की
आवाज आती है। सावन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, तो गु याओ ये मौका पाकर फिर अपनी सारी एनर्जी को समेटता है और सावन के ऊपर एक बहुत खतरनाक डेडली अटैक लॉन्च करने की तैयारी करता है और एक अटैक को फॉर्म करता है, द लायन किंग अटैक। और फिर हम आसमान में एक बड़े से लायन हेड को देखते हैं। ये सभी बिस्ट की ताकत से बना था, इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए जैसे वो दहाड़ लगाता है उसकी दहाड़ से आसमान फटने लगते हैं। इस जगह पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा फॉर्म हो जाता है। गु याओ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि इस अटैक से वो सावन को जरूर ही मार देगा और कहता है, सावन तुमने अपना बहुत ज्यादा कमाल दिखा लिया, पर अब समय आ गया है कि तुम अब इसी वक्त अपनी जिंदगी को छोड़कर अब परलोक सिधार जाओगे। गु याओ अटैक को लॉन्च कर देता है। सावन इस अटैक को देखता है, खड़ा होता है, पर अभी तो बस खड़ा हुआ था। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक सावन के ऊपर आ गया था, तो जितना समय उसके पास था उस समय में सावन ने एक बैरियर बनाता है। अटैक बैरियर से जाकर टकराता है। सावन 9 बिलियन तलिस्मान का इस्तेमाल करता है और फिर 9 बिलियन तलिस्मान उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर सावन का ये स्ट्रेंथ गु याओ के 1008 स्टार के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती और फिर इसमें क्रैक्स आते हैं और फिर थोड़ी देर के ही बाद ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सावन की स्ट्रेंथ गु याओ के इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई थी और फिर इसी वजह से वो अटैक सावन को डायरेक्ट हिट करता है। एक जोर की धमाके की आवाज आती है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सावन जिस पहाड़ पर गिरा था वो पहाड़ पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। सभी लोग शॉक्ड थे कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा, कि क्या सावन मारा जा चुका है। गु याओ अभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस अटैक के बाद सावन बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। इस वजह से वो अपने स्पीयर को घुमाता है और अपनी जीत मानकर पीछे हट जाता है और फिर से कहने लगता है कि जब से साओ फैमिली गिरी है आज तक नहीं उठ पाई और ना ही कभी उठ पाएगी। कैसे इतना खराब क्लैन हमारे ग्लू क्लैन के साथ कंपेयर कर सकता है। इनका ये हश्र ये लोग डिजर्व करते थे। लेकिन तभी हम लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ। ये सावन की आवाज थी। ये आवाज बहुत ज्यादा वीक लग रही थी, पर इस वक्त सावन सर्वाइव कर गया था। सावन का वो अटैक बहुत ज्यादा डेडली था और इस अटैक ने सावन को बहुत ज्यादा हार्म कर दिया है और इस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसके शरीर की सारी हड्डियां ऑलमोस्ट टूट गई हैं। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। सावन ने हार नहीं मानी है और वो कहने लगता है कि गु याओ तुम्हें अपने गु क्लैन की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा प्राउड है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज तुम्हारा गु क्लैन तुम्हें बचा नहीं सकता है। और कहते हुए अपने खून को पोंछता है और फिर हम सावन की बॉडी में वो ड्रैगन आर्मर को देखते हैं। पता चलता है कि सावन को ये जियांग का ड्रैगन आर्मर ने उसे बचाया है। जब सभी लोग ये चीज देखते हैं तो वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि सावन के पास एशियन वर्ल्ड का ड्रैगन आर्मर है। डीन मांग तियांग भी सावन से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं ये एक 8 स्टार 1000 लेवल के अटैक को हिट करने के बाद सर्वाइव कर जाना। मानना पड़ेगा कि जैसे मैंने इस ड्रैगन किंग आर्मर के बारे में सुन रखा था ये वैसे ही वर्दी है। और अब हम लोग सावन को देखते हैं जिसके अंदर अब फ्यूरी समा गई है। सावन की बॉडी से एनर्जी वेव निकल रहे हैं। सावन कहने लगता है मुझे जियामा एम्पायर से भागना पड़ा। 10 सालों तक मैंने डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए भटका। इतने सालों में मैंने न्यूमरस एनिमी एनकाउंटर करी, इसीलिए मुझे पता है कि जब बात लाइफ एंड डेथ की आ जाती है तो उस वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए। मैंने इस समय में जो खोया है और जो पाया है वो एक्सपीरियंस तुम्हारा एशियन गु क्लैन तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ मैं मानता हूँ कि दाऊदी ब्लड लाइन रेयर है, पर अगर तुम इसकी बदौलत मुझे मारना चाहोगे तो अफसोस, तो तुम्हें इसका प्राइस तुम्हें अपने खून से चुकाना होगा। सावन इतने ज्यादा गुस्से में है, उसकी खून इतनी ज्यादा उबाल मार रही है कि उसके शरीर का पूरा कपड़ा जल जाता है। सावन खतरनाक एनर्जी को रिलीज करता है। सावन की इस तरह की टेक्निक को देखकर यूज कर रहा है ये तो हमें नहीं पता, पर इस टेक्निक को देखकर गु याओ घबरा जाता है। गु याओ जो कि सावन को और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है भले तुम मुझसे ज्यादा बेटर लड़े हो पर तुम्हारे अंदर वो दाऊदी ब्लड लाइन नहीं है और इसीलिए तुम्हारी क्लैन डिक्लाइन कर गई और तुम्हारी डिक्लाइन फैमिली हमारी दाऊदी ब्लड लाइन के ऊपर कमेंट करने की बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। तुम हम लोगों को कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो और इसीलिए आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज रियल एशियन ट्राइब की क्या पावर होती है। कहते हुए फिर अपनी पावर को यूज करता है और पूरा का पूरा आसमान बदल जाता है। काले बादल इस पूरी जगह को घेर लेते हैं। गु याओ चिल्लाता है हेवनली फाइटिंग स्किल किडनी टोनिफाइंग शॉट डिफीट द हेवन एंड अर्थ। पर ये देखते हुए सावन अपने 5 हेवनली फ्लेम्स को समन करता है। सावन भी कहता है अर्थ रिजॉल्व फ्लेम हेवनली डिफाइन 5 फ्लेम 5 रिंग टेक्निक। इस वक्त सावन एक दियांग क्लास टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। ये तियान हाउसिन की टेक्निक थी जिसकी पावर 5 क्लैन से मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है। सावन की इस टेक्निक को देखकर गु याओ और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है और कहता है कि सावन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर हम लोग सावन को देखते हैं जो कि 5 रिंग से एनर्जी इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक फॉर्मेशन को बनाता है। वो फॉर्मेशन एक डिफेंसिव फॉर्मेशन के रूप में बनती है जो कि सावन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। गु याओ ये देखते हुए अपने उस अटैक को लॉन्च करता है। गु
गु याओ का ये अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये भी एक थियांग क्लास दाओ स्किल थी जो कि जब आसमान से गिरती है तो वाकई में अर्थ के रूल्स को डिफाइन करने लगती है और फिर सोनिक बूम को छोड़ते हुए सावन की उस फाइंग रेक्टेंगल जाकर टकराती है। जैसे ये कोलिजन होता है वहाँ पर बहुत जोर धमाका होता है, जहाँ पर इस कोलिजन से पूरी जगह जैसे कि फट जाती है, क्रैक हो जाती है और खतरनाक हीट पूरी जगह पर फैल जाती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इवन दाउजैन के पर्सन भी इस हीट से अपने आप को बचा नहीं सकते थे। इसके कांटेक्ट में आते ही वो लोग हेवीली इंजर्ड हो सकते थे। पर हम लोग सावन को देखते हैं जो कि इस अटैक के पीछे छुपा हुआ कुछ तो कर रहा था, पर सावन का ये फॉर्मेशन गु याओ के इस अटैक के सामने टिक नहीं पा रहा था और क्रैक्स आने लगते हैं। सावन के दोस्त जब ये चीज देखते हैं वो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि सावन की एनर्जी हर सेकंड के साथ कमजोर हो रही है। सावन का ये अटैक गु याओ के अटैक को रोक नहीं पाएगा। थियान हाओजुनजी कहते हैं देखकर ऐसा लगता है जैसे सावन कभी भी इस अटैक को गु याओ के लिए बनाया ही नहीं है। इसमें सावन अपनी फुल एनर्जी नहीं डाली थी। सावन कुछ तो कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं गु याओ सावन को उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और अब डायरेक्ट वो अटैक सावन को मारने के लिए बढ़ता है। सावन के दोस्त ये चीज देखकर घबराने लगते हैं और फिर तभी हम आसमान में कलरफुल एनर्जी को फैलते हुए देखते हैं। पता चलता है कि सावन ने उस समय में अपने स्टेमिनेशन फायर लोटस को प्रिपेयर करने में लगाया था। जिसके बाद सावन कहता है कि गु याओ तुम मुझे मारना चाहते थे पर अब तुम टेस्ट करो कि मौत का स्वाद कैसा होता है। और फिर इसके बाद सावन का ये लोटस स्टेमिनेस लोटस रिवील होता है। ये लोटस पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इस बार बोन चिलिंग फ्लेम की पावर पूरी तरह से सावन के साथ थी। ये 5 ब्लड लोटस था। ये फिर गु याओ की ओर लॉन्च होता है। गु याओ ये एनर्जी देखकर घबराता है और इस लोटस का साइज बढ़ते जाता है और फिर ये लोटस गु याओ के उस अटैक तक पहुँचता है। गु याओ जिस अटैक पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहा था और गु याओ को अटैक जैसे ही सावन के टर्मिनेट लोटस से टकराता है, अगले ही सेकंड हम देखते हैं अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सावन का लोटस पूरे अटैक को खा जाता है। यहाँ पर इस अटैक से ऐसी तबाही मचती है कि स्पेस और रियल वर्ल्ड के बीच कोई भी गैप नहीं बचता। पर अभी भी गु याओ का अटैक डिस्ट्रॉय करने के बाद लोटस अटैक रुका नहीं था क्योंकि उसका अगला टारगेट गु याओ था। गु याओ मरने वाला है। गु याओ ने अपने उस आखिरी अटैक पर अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। इसी वजह से उसके डिस्ट्रॉय होते हुए गु याओ को बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। वो खून की उल्टी करता है और फिर अगले ही पल सावन का लोटस गु याओ के सामने आ जाता है। वो लोटस गु याओ को डिस्ट्रॉय करने वाला था। गु याओ की आंखों के सामने उसे अपनी मौत दिख गई थी। गु याओ घबरा जाता है और घबरा कर वो अपने आप को अपने हाथों से छुपाने लगता है जैसे कि उसके हाथ उसे बचा लेंगे। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि सावन मर्सी दिखाओ। वैसे ही हमें एक ओल्ड फिगर दिखाया जाता है जो कि कुछ हैंड सेंड करते हैं और अगले ही पल सावन का जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो अटैक उसी जगह पर रुक जाता है। ओल्ड मैन के हाथों से एक एनर्जी बाहर निकलती है। सबसे पहले तो ये एनर्जी सावन के इस लोटस अटैक को इस पूरे एनवायरनमेंट में जो डिस्ट्रक्शन मची थी उसको रिकवर करती है। स्पेस और रियल वर्ल्ड में जो दायरा था वो मेंटेन करती है और फिर सावन को जितनी ज्यादा इंजरी हुई थी उसे हील करती है। सावन के क्लॉथ वापस उसके शरीर में आ जाते हैं और अभी इस ओल्ड मैन की पावर रुकी नहीं थी। वो एंग्री बुद्धा लोटस को भी कंट्रोल करने लगता है और सावन की एंग्री बुद्धा लोटस फिर उसके कंट्रोल में आते ही सप्रेस होने लगती है और फिर हवा में डिसअपियर हो जाती है। पता नहीं ये पर्सन कौन था पर इसने यहाँ का रुख ही बदल दिया। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था गु याओ सावन को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। सावन की हालत खराब हो गई थी और गु याओ सावन को खत्म करने के लिए गु रेलम की एक स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक सावन की 5 रिंग्स और फॉर्मेशन को से जाकर टकराता है। सावन का 5 रिंग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि सावन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को इस्तेमाल करते हुए गु याओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है और फिर सावन का लोटस गु याओ को मारने के लिए उस तक पहुंच जाता है। पर तभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की एंट्री होती है जो कि सावन के उस अटैक को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है। और फिर हम देखते हैं सावन भी इस खतरनाक पर्सन को देखकर शॉक्ड था। पता चलता है कि इस पर्सन का नाम एल्डर तांग सुआंग है। एल्डर तांग सुआंग गु रेलम के सीक्रेट एल्डर हैं। जैसे ही सभी लोग एल्डर तांग सुआंग को देखते हैं सभी एल्डर्स के सामने तुरंत ही रिस्पेक्टफुली झुक जाते हैं। जिसके बाद एल्डर तांग सुआंग की नजर सावन की ओर जाती है। तांग सुआंग की एनर्जी की वजह से सावन काफी ज्यादा रिकवर कर गया है और उसे अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सावन भी यह समझता है कि अगर तांग सुआंग नहीं आते तो यहाँ पर कंडीशन बिगड़ सकती थी। आखिर गु याओ भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और गु रेलम के लिए वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए अगर वो सावन के हाथों मारा गया तो बात बिगड़ सकती थी। पर क्योंकि तांग सुआंग ने सावन की इंजरी को ठीक कर दिया था इसीलिए सावन तांग सुआंग को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है। एल्डर तांग सुआंग ने भी सावन के लिए रेपुटेशन बढ़ गया है इसलिए वो सावन की ओर देखकर एक स्माइल के साथ अपना सिर हिलाते हैं। पर अगले ही पल
एक शांत आवाज के साथ कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि साउ क्लैन अभी भी तुम्हारे जैसा पर्सन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर तुम्हारे सिस्टर साउ सुएन को पता चला तो ये बात जानकर वो सच में बहुत ज्यादा प्लीज हो जाते हैं। इसके बाद एल्डर टोंग सुआंग गु याओ की तरफ एक तीखी नजर के साथ देखकर कहते हैं कि गु याओ तुम ऑलरेडी इस मैच को हार चुके हो। गु याओ जैसे इस बात को सुनता है वो एकदम से फिर से गुस्सा होने लगता है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। यहाँ पर अभी अभी गु याओ मौत के हाथ से बचा है पर वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि जिससे वो इतने सालों से, जिसे वो इतनी समय से एक ट्रस्ट समझता था, जिसके क्लैन को इतना ज्यादा बेकार समझता था, आज उसी के हाथों वो हार गया है। जिसकी कल्टीवेशन सावन से कितनी ज्यादा है। गु याओ के इस बिहेवियर को देखकर एल्डर टोंग सुआंग फिर से कहते हैं जीत एक जीत होती है और हार एक हार होती है। अगर तुम्हारे पास इतना करेज नहीं है कि तुम इवन अपने हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो तुम ही बताओ कि क्या तुम ब्लैक समर आर्मी जैसे बड़े आर्मी का एक जनरल पोजीशन होना डिजर्व करते हो? फिर क्या तुम फ्यूचर में ब्लैक समर किंग के दावेदार होने का राइट रखते हो? एल्डर टोंग सुआंग की बात को सुनकर गु याओ की हालत खराब हो जाती है। वो एकदम शांत हो जाता है और इसके बाद फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर एक लंबी सांस को लेते हुए सावन की ओर देखकर कहता है कि मैं हार मानता हूँ। जैसे गु याओ की मुँह से ये बात निकलती है सभी जगह इसी बारे में बात होने लगती है। सभी लोग शॉक्ड थे, सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर गु याओ ने सच में हार मान ली है। सभी लोग सावन को एक डिसबिलीफ की नजर से देख रहे थे। सावन जिसका क्लैन गु क्लैन के लिए एक बेकार क्लैन है, आज उन्हीं के डिसेंडेंट उनके हाथों गु क्लैन का एक टॉप जनरल की हार हो गई है। हम लोग सेकंड कमांडर लिन सियू और 7th कमांडर लिन कुआंग को देखते हैं। जो लोग ये बात सुनकर वो कहने लगते हैं कि आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिर हम तभी फर्स्ट कमांडर को देखते हैं चूँकि उन दोनों को रिप्लाई करते हैं कि सावन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जो सावन ने चीजें एक्सपीरियंस की है वो गु याओ की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। मैं इस विक्ट्री को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। सावन ने विक्ट्री डिजर्व करता था। मैं तुम्हें भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भी फ्यूचर में सावन को अवोक मत करना, वरना फ्यूचर में तुम्हें एक बड़ी ह्यूमिलिएशन के अलावा और कुछ भी नहीं झेलना पड़ेगा। पर तभी इन लोगों के पीछे हम लोगों को 3 और लोगों को दिखाया जाता है। ये गु क्लैन के 3 और जनरल्स थे। इनमें से जो 2 जनरल हैं वो कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा कि गु याओ ने साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद भी वो सावन के सामने हार गया। जो अटैक सावन ने गु याओ के ऊपर किया था वो सच में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। वाकई में हमने इस लड़के सावन को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। फिर एक दूसरा जनरल कहने लगता है कि सावन वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर सावन गु याओ के जितना सेम लेवल पर होता तो पता नहीं गु याओ सावन के सामने कितना देर टिक पाता। तभी वहाँ पर तीसरा पर्सन कहने लगता है कि अगर सावन 1000 लेवल के 8 स्टार पर होता तो अगर इवन तुम लोग भी उससे मिलकर भी फाइट करते तो मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग उसे हरा पाते। ये बात सुनकर दोनों जनरल शॉक्ड रह जाते हैं। ये जो तीसरा पर्सन था ये इन लोगों का लीडर लग रहा था और ये लोग इस तीसरे पर्सन से बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। लेकिन तभी फिर से एक जनरल कहता है पर आपका क्या बिग ब्रदर कि क्या आप भी सावन से हार जाएंगे? और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था गु क्लैन में उन लोगों की एडल्ट ब्लड सेरेमनी हो रही थी। उनमें से गु याओ जो कि गु रेलम के 4 जनरल में से एक था सावन को फाइट के लिए चैलेंज करता है और फिर इसके बाद ही इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होने लगती है। गु याओ जो कि कल्टीवेशन में सावन से ज्यादा था इसलिए वो शुरू में सावन को हराने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद सावन अपनी पावर्स को दिखाता है और सावन के एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से गु याओ की हालत खराब हो जाती है। गु याओ को बचाने के लिए गु रेलम के एक एशियंट एल्डर को आना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि इन एशियंट एल्डर का नाम टोंग सुआंग था। उसके बाद वो गु याओ सावन को लेकर वापस एरिना में आते हैं। सभी लोग बेसब्री से इन लोगों को देख रहे थे। मिस ओनर बहुत ज्यादा बेसब्र थी कि गु याओ ने सावन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक किया। भले ही एल्डर टोंग सुआंग ने सावन की इंजरीज को हील करी पर अभी भी इंटरनल इंजरीज हील नहीं हुई है और सावन की बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गई है। जिसके बाद एल्डर टोंग सुआंग सावन और गु याओ से कहते हैं कि सावन और गु याओ और अब तुम लोग वापस अपने प्लेस पर जाओ और आगे की सेरेमनी को मैं होस्ट करूंगा। जिसके बाद फिर सावन मिस ओनर के पास पहुंचता है। मिस ओनर जो कि हड़बड़ाई हुई थी वो सावन से कहती हैं कि सावन आप ठीक तो हैं? मिस ओनर को देखकर सावन मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस इस फाइट की वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन हो गई है, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं बस थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद सावन के सामने उसके डीन आते हैं और सावन अपने डीन
उनको भी ग्रीट करता है। डीन मिंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। वो साउएन से कहते हैं कि साउएन, तुमने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। अब मैं कह सकता हूँ कि गू क्लैन के पास अब और कोई रीजन नहीं होगा कि तुम्हें या तुम्हारे साउ क्लैन को नीचा कह सके। और अब जब तुमने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है और उसके बाद तुम उस एशियन टॉप में भी जाने के लिए क्वालिफाई कर गए होगे, क्योंकि अब गू रेलम के पास ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जिसकी बदौलत वो तुम्हें एशियन टॉप में जाने के लिए रोक पाएंगे। और फिर हमें एल्डर तांगसुआंग को दिखाया जाता है, जो कि मिस ओनर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ओनर, हमारे पास आओ, अगली बारी तुम्हारी है। मिस ओनर ये सुनते ही रेडी हो जाती हैं, लेकिन फिर साउएन से कहती हैं कि साउएन, मैं देख रही हूँ कि ये लोग आपके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं। मैं इन लोगों को इनका हिसाब दूंगी। आपके साथ जो इन लोगों ने इनजस्टिस की है, मैं उन सभी से चुन चुन कर इसका बदला लूंगी। साउएन मुस्कुराता है और कहता है कि मिस ओनर, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इन लोगों को खुद ही निपटा लूंगा। अभी एल्डर तांगसुआंग तुम्हें बुला रहे हैं, तुम सेरेमनी अटेंड करो। जिसके बाद मिस ओनर एल्डर तांगसुआंग के पास जाती हैं। जाते हुए वो उन तीनों एल्डर को घूर कर देखती हैं, जो कि हमेशा इस साउएन को नीचा साबित करने के लिए प्लानिंग करते रहते हैं। मिस ओनर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और एल्डर तांगसुआंग भी ये चीज नोटिस करते हैं। और अब जो मिस ओनर की रेपुटेशन है और मिस ओनर की जो ब्लड की क्वालिटी है, इससे सभी लोग घबराते हैं। और इसीलिए एल्डर तांगसुआंग भी कहते हैं कि मिस, आपको तो पता ही है कि हमारे एशियन ट्राइब में आपकी जो स्टेटस है और जो आपका एक्सीलेंस है, उसके बाद जब आप साउएन को पसंद करती हैं, तो साउएन के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम आना सरप्राइजिंग नहीं है। और हाँ, मुझे लगता है कि सारे चैलेंज को अटेंड करने की जरूरत थी। इन चैलेंजेस की वजह से साउएन की ट्रू स्ट्रेंथ सभी के सामने आई और सभी लोग ये समझ पा रहे हैं कि साउएन कितना ज्यादा टैलेंटेड है। अगर ये नहीं होता तो साउएन को कभी भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन फिर मिस ओनर कहती हैं, पर मैं होप करती हूँ कि हमारी एशियन ट्राइब साउएन को ये लास्ट टाइम इस तरह का प्रॉब्लम दिया है। एल्डर तांगसुआंग कहते हैं कि मिस, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुझे लगता है कि साउएन ने अपनी स्ट्रेंथ सभी के सामने साबित कर दी है और इसके बाद शायद कोई भी साउएन से ऐसे ही पंगे नहीं लेना चाहेगा। फिर मिस ओनर भी कहती हैं, तो ठीक है, तो अब सेरेमनी स्टार्ट करिए। और फिर इसके बाद एल्डर तांगसुआंग हैंड सेंस करते हैं और उनके इशारे के बाद वही डिवाइस जिसके अंदर ब्लड की क्वालिटी चेक की जाती है, एरिना से उभर कर आती है। मिस ओनर जैसे ही डिवाइस के पास जाती हैं, सभी लोग एकदम ध्यान से डिवाइस की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार से मिस ओनर का ब्लड कितना ज्यादा इम्प्रूव करा है। हम लोग साउएन को भी देखते हैं, जो कि बेसब्री से मिस ओनर की तरफ देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मिस ओनर जैसी टैलेंटेड लड़की पता नहीं अब सभी के सामने किस तरह का सरप्राइज लेकर आएगी। और जिसके बाद हम लोग मिस ओनर को देखते हैं, जो कि अपने ब्लड पावर को एक्टिवेट करती हैं। मिस ओनर की ब्लड एनर्जी डिवाइस के कांटेक्ट में आती है और जैसे ही ऐसा होता है, पूरा डिवाइस बड़े जोर से चमकने लगता है। हम देखते हैं कि एनर्जी डिवाइस से फैलती है और जिसके बाद जो स्टार्स थे एक एक कर हवा में फ्लोट करते हुए ग्लो करने लगते हैं। अभी तक 7 और 8 स्टार आने के लिए सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, पर मिस ओनर की इस ब्लड एनर्जी से हम देखते हैं कि स्टार एक ही बार में 9 तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग ये नजारा देखते हैं और देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। स्टार्टिंग ही मिस ओनर के ब्लड से 9 स्टार से होती है। मिस ओनर का ब्लड कितनी आसानी से 9 स्टार तक पहुंच गया है और अभी भी ये प्रोसेस रुका नहीं है। सभी लोग शॉक्ड हैं कि आखिर ये चीज कहां तक जाएगी। मिस ओनर का ब्लड आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। तीनों एल्डर मिस ओनर को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और छटपटा रहे हैं कि कह रहे हैं कि आखिरकार 9 स्टार और एक बार फिर से हमारे क्लैन में एक दाक्सन लेवल के पर्सन की एंट्री होने वाली है। बात कुछ यूँ है कि जो इस डिवाइस में 9 स्टार तक पहुंचता है, वो बड़े आसानी से दाक्सन लेवल पर एंटर कर सकता है। पर अभी तो खेल रुका ही नहीं था। एल्डर तांगसुआंग कहने लगते हैं, पर ये लिटिल गर्ल इससे भी कुछ ज्यादा कर सकती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस ओनर की एनर्जी और ज्यादा बढ़ते जाती है और डिवाइस फिर से एक बार ग्लो करता है। और फिर हमें समझ में आता है कि ब्लड की स्ट्रेंथ 9 स्टार के पीक पर पहुंच गई है। पर हैरानी की बात ये है कि अभी भी मिस ओनर रुकी नहीं है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जो 10 स्टार था वो भी मिस ओनर की एनर्जी से हवा में फ्लोट करने लगता है और ग्लो करने लगता है। और इससे समझ में आता है कि मिस ओनर ब्लड क्वालिटी रैंकिंग में 10 स्टार पर पहुंच गई है। पर इसमें और ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मिस ओनर की एनर्जी अभी भी रुकी नहीं है। और हम देखते हैं कि जो डिवाइस था वो मिस ओनर की एनर्जी की वजह से डिवाइस में क्रैक्स आने लगते हैं। और फिर जैसे ही मिस ओनर अपनी ब्लड की पूरी पावर को इस्तेमाल करती है, मिस ओनर की ब्लड की पावर की वजह से ये डिवाइस अगले ही पल एक बहुत बड़े धमाके से ब्लास्ट हो जाता है। मिस ओनर के ब्लड की क्वालिटी इस डिवाइस की लिमिट को भी क्रॉस कर देती है। स्टार मिस ओनर के चारों तरफ घूमने लगते हैं। मिस ओनर अपनी आंखों को खोलती हैं। सभी लोग ये मैजिकल नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस ओनर ने अपने नाम को कायम रखा। वाकई में मिस ओनर का जो ब्लड लाइन है वो गुड ट्राइब में प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट है।
है। मिस सोनर बड़े स्टाइल में अपने ब्लड एनर्जी को कंट्रोल करती हैं और इसके बाद ब्लड एनर्जी मिस सोनर के हाथों में इकट्ठा होती है और एक क्रिस्टल फॉर्म ले लेती है। वो क्रिस्टल आसमान तक एक एनर्जी का लिंक बनाती है और मिस सोनर की गोल्डन ब्लड लाइन की एनर्जी पूरे आसमान को ढक लेती है और ये एनर्जी पूरे गू रेलम में फैल जाती है। मिस सोनर के ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ गू रेलम के जितने भी सोल्जर थे वो अपने आप घुटने में आ जाते हैं। इसमें जो सिर्फ पावरफुल लोग थे वो इस स्ट्रेंथ को सस्टेन कर सकते थे, पर उनका भी सिर इस ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ से झुक जाता है। सभी लोग इस रॉयल ब्लड लाइन के आगे अपना सर झुका देते हैं। एल्डर तोंग सुआंग की इसके बाद हमें आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत खुश होकर कहते हैं कि हजारों सालों के बाद कि आखिरकार हमारे गू रेलम में एक डिवाइन ब्लड लाइन का बर्थ हुआ है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। डिंग मिंग भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि वह बहुत ज्यादा अमेजिंग, इस लड़की का ब्लड लाइन डिवाइन लेवल पर है। गू रेलम के पास इस तरह की ब्लड लाइन क्वालिटी वाकई में है। ये इस लड़की को पाकर काफी ज्यादा ब्लेस्ड हो गए हैं। डिंग मिंग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मिस सोनर ने जो ब्लड लाइन की क्वालिटी को दिखाया है इससे मिस सोनर की दादी ब्लड लाइन एंटर करने के चांसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मिस सोनर जो उसके बाद सावन को देखती हैं, सावन जो कि मिस सोनर को देखकर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा था, और उसके तुरंत बाद ही हम एल्डर तोंग सुआंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो कहने लगते हैं कि मिस सोनर हमारा एसेंट गू रेलम की चीफ की डॉटर एक डिवाइन ब्लड लाइन कैरी करती हैं और इस तरह से रिवॉर्ड के तौर पर हमारे क्लैन का लेजेंड 7 कलर ट्रैवल पैटर्न एक्वायर करती हैं। और इसके बाद एल्डर अपने हाथों को लहराते हैं और फिर उस 7 कलर्ड हेवनली एम्परर पेन को समन करते हैं। तोंग सुआंग खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, कह रहे हैं कि हजारों सालों से हमारा 7 कलर्ड हेवनली एम्परर पेन यूज नहीं हुआ है और मिस सोनर की वजह से इस पेन को यूज करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। और कहते हैं कि मिस सोनर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा पावरफुल पैटर्न ड्रॉ करूंगा, ये पेन को होल्ड करना और इस पैटर्न को ड्रॉ करना ये मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की तरह है। तोंग सुआंग पेन को यूज करते हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके इस दावसेंग एबिलिटी के बाद भी उनके हाथ इस पेन को इस्तेमाल करते हुए कांप रहे हैं। पेन बहुत तेजी से दाव की एनर्जी खींच रही है। तोंग सुआंग अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं और पेन से हवा में लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ऐसी दाव की एनर्जी रिलीज हो रही है कि नॉर्मल दाव वैंग और दाव वैंग के लोग इसी दाव की से बेहोश हो सकते हैं। जैसे ही एल्डर तोंग सुआंग हवा में पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं वहाँ से बहुत ज्यादा मैजिकल स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है और अब एल्डर तोंग सुआंग भी हड़बड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बहुत तेजी से मेरी दाव की एनर्जी को खींच रहा है। अगर मेरी स्ट्रेंथ दावसंग लेवल पर नहीं होती तो इस पेन को छूते ही मेरी पूरी दाव की खत्म होकर मैं एक पूरे सूखे कंकाल में बदल जाता। एल्डर तोंग सुआंग एक बहुत पावरफुल मार्क फॉर्म करते हैं। फिर मार्क मिस सोनर के फॉरहेड में एंटर करता है। 7 कलर्ड पावरफुल मार्क की वजह से 7 कलर्ड एनर्जी सोनर की एनर्जी बॉडी में एंटर करने लगती है और मिस सोनर की एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। उसके अंदर स्पेशल पावर आने लगती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।